हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सीएसआर नेट जून 2022 के बारे में। हे फ्रेंड्स, जस्ट वेट। पहले आपको बायोलॉजी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा। देन ये जो वीडियो है थोड़ा लेंथी हुआ है, तो आपको इस वीडियो जो कंटेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिना स्किप किए पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। अगर स्किप करते हो तो इसमें आपका घाटा। लेट्स सी गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, जो नेट 2022 जून में होने वाला है उसके लिए आपके पास ओनली 2 मंथ बचा है, राइट? तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। गाइस, आपको यहाँ पे बायोलॉजी ब्रेन्स में कंप्लीट फ्री सीएसआर नेट कोर्स मिलेगा। जी गाइस, कंप्लीट फ्री सीएसआर नेट कोर्स मैं अपलोड करूंगी ऑन एवरी टॉपिक। तो उसके लिए पहले आपको बायोलॉजी ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड आपका जो भी जूनियर्स या सीनियर्स या कॉलीग्स है, फ्रेंड्स है, आप उनके साथ ये शेयर कीजिए। बायोलॉजी ब्रेन्स के रिलेटेड जो भी है ये शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको डेली जो है डेली वीडियो और नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो जो बच्चे सीएसआर नेट जून 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूट्यूब में, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो सीएसआर नेट का सिलेबस है, आपको पता होगा सीएसआर नेट का जो सिलेबस होता है वो वास्ट होता है, उसमें बहुत ही टॉपिक रहता है। जैसे कि 13 यूनिट्स रहेगा, 13 यूनिट्स में बहुत सारे सॉफ्ट टॉपिक्स रहता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डेप्थ वाइज और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट? तो पहले आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ, तो यहाँ पे हम लोग जो वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेन्स में थ्योरी डिस्कस करने वाली हूँ। देन इससे रिलेटेड बस थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कहाँ पे? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो लिंक है, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और यहाँ पे भी मेंशन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा। तो गाइस, किस बात की देरी है अभी? तो जल्दी से जल्दी आप बायोलॉजी ब्रेन्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली वीडियोस आपको मिल सके। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई यूट्यूब पे जो सीएसआर नेट का फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी ट्राई करूंगा अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है 13 यूनिट्स रहता है सीएसआर नेट लाइफ साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो पूरा का पूरा सिलेबस है, उसमें 13 यूनिट्स रहता है। लेकिन आपको जो सीएसआर नेट एग्जाम में आप जो पेपर में पार्ट बी एंड पार्ट सी का रहता है, राइट? पार्ट बी क्वेश्चन एंड पार्ट सी क्वेश्चन में, पार्ट बी में लिमिटेड क्वेश्चन रहता है लेकिन पार्ट सी में वास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। तो उस क्वेश्चन का वो एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे चूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपका प्रेपरेशन के ऊपर। अगर आपका प्रेपरेशन कौन से टॉपिक पे हुआ है उस पे डिपेंड करता है, राइट? तो सीएसआर नेट के लिए जो कोर टॉपिक है, जो सारे एंट्रेंस में आता है और आप अपना एमएससी या पीएससी में पढ़ते हो, वो है आपका बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी, जिसे सेल कम्युनिकेशन के टॉपिक में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। दीज आर द कोर टॉपिक्स और इससे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आता है। अगर आप इस सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा सीएसआर नेट को क्लियर करने के लिए, राइट? लेकिन ये आपका कोर टॉपिक है, मतलब इसे आपको क्लियर करना ही है, मतलब इसे आपको अच्छे से पढ़ना ही है। इसके साथ साथ कुछ अदर टॉपिक्स भी रहता है, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। इन टॉपिक्स को भी आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये जो अदर टॉपिक्स है, इससे जो सॉफ्ट टॉपिक्स रहता है, इससे कुछ इजी क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आप उसे स्किप करके आ जाते हो क्योंकि आपका पढ़ाई नहीं होता है उससे रिलेटेड, राइट? तो ये टॉपिक को आप कैसे चूज करोगे ना, इसमें हम लोग सॉफ्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो इसमें मिनिमम क्वेश्चन आता है और जो इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो सॉफ्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में हो जाएगा प्लांट हॉर्मोन्स,
राइट, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्लांट के बाद एनिमल फिजियोलॉजी में आपका सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब टॉपिक है। देन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, तो वो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन जिस टॉपिक से आता है वो हम लोग पढ़ेंगे। अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये दो टॉपिक्स जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से आपका मतलब जो फील्ड बेस्ड क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये क्वेश्चन हम लोग ये जो टॉपिक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ और कुछ छोटा छोटा टेक्निक्स से अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी में वो हम लोग कवर करेंगे। तो दीज आर द सिलेबस। तो आप कोई भी टेंशन मत लेना। अगर कोई भी आपका डाउट्स रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम में भी बता सकते हैं। तो हम जो कोर टॉपिक कवर करने वाले हैं ये सारे कोर टॉपिक्स है, और ये आपका अदर टॉपिक्स जिसका हम लोग सब टॉपिक और सब यूनिट्स जो है वो कवर करने वाले हैं, राइट। और इस वीडियो को देखने वाले जो टारगेट व्यूअर्स होंगे वो आपका यूजी स्टूडेंट्स हो सकते हैं एंड एमएससी, पीएचडी, और जो स्टूडेंट्स कॉलेज मतलब जूनियर कॉलेज में जैसे कि 11th-12th में है वो भी आप देख सकते हैं, ये टारगेट व्यूअर्स है। और जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआर नेट, गेट, जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ एंड आपका आईसीएमआर, सीयूईटी, सीयूसीएट, बीएचओ, जेएनयू, आईआईटी, जाम, टीएफआर, बार, सेट एंड जोलॉजी बटानी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम, तो उन स्टूडेंट के लिए भी ये जो वीडियोस है वो हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल में, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। देन पहले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बायोलॉग्स फ्रेंड्स, ताकि आपको डेली बेसिस जो वीडियोस है यहाँ पे मिल सके। गाइस आपके पास बहुत ही कम टाइम है, ओनली 2 मंथ बचा है, और इसमें आपको सारे टॉपिक भी कवर करना है और आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये सब कैसे होगा, अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि सीएसआर नेट को क्लियर करें तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, डेली रूटीन एक बनाना पड़ेगा, और बस ओनली 2 मंथ दीजिए तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। 2 मंथ के बाद आप जितना जब पीएचडी ज्वाइन कर लोगे या नेट हो जाएगा तब आप फिर मजे करते रहो। ओके, तो पहले आपको सीएसआर नेट के लिए जो फ्री कोर्स है उसके लिए आपको बायोलॉग्स फ्रेंड्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, तो आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन अगर आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट कर, ये है आपका टेलीग्राम, यूट्यूब एंड कमेंट सेक्शन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। तो अभी आएंगे हम लोग टॉपिक के ऊपर। गाइस नो लेट जितना करोगे आप लोग उतना ही आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो आज से ही स्टार्ट करने वाली हूँ मैं जो टॉपिक, वो है आपका बायोकेमिस्ट्री। आज से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रहा है। पहले जो सबसे कोर टॉपिक का जो फर्स्ट यूनिट था वो आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में पार्ट बी एंड पार्ट सी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है, मतलब जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये सारे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी एंड पार्ट सी में। तो इसे कभी भी स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। तो चलो बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है आपका अमाइनो एसिड्स। तो लेक्चर 1 में हो गया आपका अमाइनो एसिड्स। गाइस नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स ये कुछ ऐसे केमिकल्स होगा जिसमें कि अमाइनो ग्रुप रहता है और एसिडिक ग्रुप भी रहता है, राइट। तो अमाइनो एसिड्स आर amino acids are organic molecule which have both amino group as well as acidic group। नाम से ही पता चल रहा है कुछ अमाइनो एंड एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास अमाइनो ग्रुप भी रहते हैं एंड एसिडिक ग्रुप भी रहता है उसे हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन में ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक अमाइनो ग्रुप है और एक आपका एसिडिक ग्रुप है, राइट। जस्ट ए सेकेंड, एसिडिक ग्रुप है। एंड देन गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये भी एक अमाइनो एसिड है जिसमें ये अमाइनो ग्रुप है और आपका एसिडिक ग्रुप है और बीच में कार्बन चेन है। तो ये एक ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल जिसमें अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप है। एंड टोरिन,
टॉरिन भी एक अमाइनो एसिड है जिसमें एक अमाइनो ग्रुप रहता है एंड कार्बन चेन एंड एसिडिक ग्रुप। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो अमाइनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। ऐसे देखा गया है कि नेचर में मोर देन 500 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसमें कि कुछ अमाइनो ग्रुप रहता है और एक एसिडिक ग्रुप मिलके अमाइनो एसिड फॉर्मेशन किए। लेकिन जो हम लोग हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में। तो गाइस व्हाट इज स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड मीन्स क्या है यहाँ पे। तो मोर देन 500 अमाइनो एसिड्स आर नोन। अभी तक मोर देन 500 अमाइनो एसिड हमें पता चला है, लेकिन उनमें से ओनली 22 अमाइनो एसिड्स आर called standard amino acid which are incorporate in protein during the translation process which occurs in ribosome। तो जो आपका स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, नॉर्मल अमाइनो एसिड एंड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस होता है आपका, जो हम लोग अभी बस पता था अमाइनो एसिड क्या है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वही होता है जो प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है। सिंपल है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वही होता है जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है, राइट। तो और अदर अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है उसे हम लोग नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है, 500 मोर देन 500 अमाइनो एसिड्स में से ओनली 22 अमाइनो एसिड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटीन एंड व्हाई नॉट अदर्स। अदर क्यों नहीं हो रहा है, जो बाकी अमाइनो एसिड्स है वो क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये है आपका राइबोसोमल स्मॉल यूनिट रहता है जिसके ऊपर एमआरएनए रहता है और एमआरएनए में जो कोडन रहता है वो कोड करता है क्या, प्रोटीन, कोड करके प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, एमआरएनए के ऊपर जो कोडन है उससे कोड करने के लिए एंटीकोडन रहता है और वो एंटीकोडन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, टीआरएनए में, राइट। टीआरएनए को वन टाइप ऑफ आरएनए विच कैरी अमाइनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो जो टीआरएनए में अमाइनो एसिड लोड होता है कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में। मतलब टीआरएनए का काम है कि वो अमाइनो एसिड कैरी करके लेके आएगा किसके पास, राइबोसोम के पास, और वहां पे कोड करेगा एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो अमाइनो एसिड को कैरी करने का प्रॉपर्टीज किसके पास है, टीआरएनए के पास। तो टीआरएनए जब अमाइनो एसिड अपने ऊपर लोड करता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम का नाम क्या है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। तो देखा गया है लिविंग सेल में ओनली 20 अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस प्रेजेंट है। तो ओनली 20 है तो वो ओनली 20 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे और ओनली 20 अमाइनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर लोड करते हैं और टीआरएनए लोड होने के बाद अमाइनो एसिड वो क्या करेगा, आएगा राइबोसोम के ऊपर और वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इसी की वजह से, इसी लिमिटेशन की वजह से 20 टीआरएनए 20 अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस की वजह से ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, राइट। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन की हूँ 20 अमाइनो एसिड टीआरएनए के बारे में, जो कि 20 अमाइनो एसिड को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे 22 मैंने मेंशन किया है। तो जो अदर 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग होता है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बारे में जो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का कंपोजिशन और क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये है आपका एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक एसिडिक ग्रुप रहता है और एक अमाइनो ग्रुप रहता है, राइट। यही तो होता है अमाइनो एसिड। और उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन आटम, जो कि ये सारे ग्रुप किसके साथ अटैच्ड होते हैं, कार्बन के साथ। और एक रहता है आपका आर चेन, और एक रहता है आपका एक आर चेन जो कि कार्बन के साथ अटैच रहता है। तो पहले जो अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप
और आपका एसिडी ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन मीन्स all standard amino acid have at least one alpha carbon, राइट। तो अमाइनो एसिड जो इनकॉर्पोरेट होते हैं स्टैंडर्ड प्रोटीन में वो आपका अल्फा अमाइनो एसिड्स हो गए। देन ज्विटर आयंस क्या है, जैसे कि हमें पता है अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, अमाइनो एसिड में। तो उसमें आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो कि यहाँ पे जो फ्री अमाइनो एसिड है वो कुछ इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये आपका फ्री अमाइनो एसिड कुछ इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक का फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसमें कुछ आयंस रहता है। तो एसिडिक ग्रुप के ऊपर जो चार्ज रहता है वो आपका नेगेटिव होता है और आपका अमाइनो ग्रुप के ऊपर जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो एक अमाइनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बोथ प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसका ओवरऑल चार्ज होता है 0। वाई? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो 0 हो गया चार्ज। दैट इज कॉल्ड ज्विटर आयंस, राइट। नेक्स्ट डिफरेंट पीके वैल्यूज। पीके वैल्यूज क्या है, ये है आपका अमाइनो एसिड। अगर मैं इसे कुछ सॉल्यूशन में टैग करूंगी और सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगी, पीएच इंक्रीज करूंगी या पीएच डिक्रीज करूंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना, देखा गया है जो अमाइनो एसिड का ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग अगर सॉल्यूशन में पीएच इंक्रीज करवा देते हैं, ये आपका एक फिजियोलॉजिकल पीएच कंडीशन में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, एक नेगेटिव चार्ज एंड एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। फ्री अमाइनो एसिड फिजियोलॉजिकल और न्यूट्रल पीएच में। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पीएच डिक्रीज कर दूंगी, जस्ट ए सेकेंड, मैं क्या करूंगी, पीएच जो है उसे डिक्रीज करूंगी, पीएच जो है वो उसे डिक्रीज करूंगी। पीएच डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा ना, सोल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, राइट। H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो बोलेगा भाई मैं नेगेटिव हूँ, आप पॉजिटिव है, आप मेरे साथ आके अटैच्ड हो जाओ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, और नेगेटिव जो था यहाँ पे ज्विटर आयन फॉर्म्स में अमाइनो एसिड, वो क्या करेगा, ज्विटर आयन फॉर्म में जो अमाइनो एसिड था वो अभी हो गया वो हो गया अभी पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो ऐड हो गया तो ये ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, तो बाकी होगा ये वाला रहेगा फ्री। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ ऐड हो रहा है COO- और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है। अगर मैं सॉल्यूशन में पीएच इंक्रीज करवा देती हूँ तो क्या होगा, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, राइट। तो जिस पीएच में एसिडी ग्रुप प्रोटोनेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स पीके वैल्यू, राइट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पीएच इंक्रीज करवा दूंगी, पहले मैं क्या की थी, पीएच डिक्रीज की थी, अभी क्या करूंगी, पीएच इंक्रीज करूंगी। पीएच इंक्रीज की वजह से क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन लो हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो अमाइनो एसिड के पास एक H+ है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और आयन से, वो क्या करेगा, जब उसका सराउंडिंग में H+ का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो वो अपना डोनेट कर देगा कि भाई आप लोग बहुत दुखी है, ऐसे बोल के वो अपना H+ चार्ज जो है वो सराउंडिंग को डोनेट कर देता है, वो बहुत दयालु है इसलिए वो डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रोटॉन एक कम हो रहा है, तो इसकी वजह से इसे बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। तो जब पीएच जो है, जब पीएच इंक्रीज होता है, तब पीएच इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, जब पीएच ज्यादा होता है, जब पीके वैल्यू ज्यादा होता है पीएच से, तब क्या होता है, डीप्रोटोनेशन या प्रोटोनेशन होगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे जो सिंबल गलत डाली हूं, ओके। जब पीके पीएच से ज्यादा होता है, मतलब H+ का कंसेंट्रेशन कम होगा, राइट, और पीएच ज्यादा होता है, तब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। तो दिस इज द डिफरेंट पीके वैल्यू। तो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ, जिसका आर ग्रुप मैंने बताया नहीं, तो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जिसका आर ग्रुप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट चेन रहता है, तो उसके पास ओनली ये वाला
पीके वैल्यू मिलेगा और ये वाला पीके वैल्यू मिलेगा, मतलब एसिडिक पीके वैल्यू एंड आपका बेसिक पीके वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर आपका आर चेन में एक प्रेजेंट रहता है कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल, तो उसमें पीके वैल्यू आपका जो हो जाएगा 3 पीके वैल्यू, और जो नॉर्मल अमाइनो एसिड में होता है 2 पीके वैल्यू। तो 3 पीके वैल्यू कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर जिसके पास एक अल्फा सीओ माइनस ग्रुप रहता है, एक अल्फा अमाइनो ग्रुप रहता है और एक आर ग्रुप रहता है। तो ऐसे कौन सा अमाइनो एसिड है जिसका आर ग्रुप में पीके वैल्यू रहता है, मतलब जो आर ग्रुप एक्स्ट्रा आर ग्रुप रहता है वो मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वो है आपका एक एसिडिक अमाइनो एसिड जैसे कि एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। देन बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड अदर्स जैसे कि सिस्टीन्स। ये आपका कुछ अमाइनो एसिड है जिसमें 3 पीके वैल्यू रहता है, राइट? Okay. Next is the stereoisomer. Guys, you know about chiral carbon and optical activity and enantiomers. जैसे कि ये है आपका एक अमाइनो एसिड, राइट? इस अमाइनो एसिड के पास एक चायरल कार्बन है और एक चायरल सेंटर है। तो जिस मॉलिक्यूल के पास एक चायरल सेंटर मीन्स जिसके पास जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस कार्बन को बोलते हैं चायरल कार्बन या चायरल सेंटर बोलते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड है इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, इसे हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन या चायरल कार्बन। तो इससे इसका अगर हम लोग फॉर्म देखेंगे तो जो स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं उनका एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होता है, राइट? तो अमाइनो एसिड also have a car at least one, all amino acid also have at least one chiral center except glycine, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जो स्टेरियो आइसोमर्स है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड इसका अगर ये इसके पास एक कायरल सेंटर है तो उसका 2 एनांटियोमर्स होगा, 2 सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। जैसे आप मिरर में देखोगे तो उसका 2 इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो नेमिंग है वो रहता है आपका अमाइनो एसिड का डी एंड एल फॉर्म। डी एंड एल फॉर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट और अमाइनो ग्रुप लोकेशन, अमाइनो एसिड इज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म। उसका जो स्टेरियो आइसोमर का 2 फॉर्म्स रहता है, एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट में तो उसे हम लोग बोलेंगे एल फॉर्म, अगर अमाइनो ग्रुप डी राइट साइड में है तो उसे हम लोग बोलेंगे डी फॉर्म। तो स्टेरियो आइसोमर्स में कितना स्टेरियो आइसोमर्स रहता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। जैसे कि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें कायरल सेंटर एब्सेंट है, इसलिए उसका N0, N मीन्स नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और स्टेरियो आइसोमर्स जो है वो आपका 1 होता है, ओनली 1 रहेगा, और उसके जनरली मतलब नहीं रहता है, नो स्टेरियो आइसोमर्स, वो एक ही फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जनरली नहीं, वो एक ही फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अदर अमाइनो एसिड अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि आपका एलानिन, एलानिन का 2 फॉर्म में रहता है, और आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन में क्या होता है? 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट रहते हैं, 2 कायरल सेंटर। तो इसका कितना होगा स्टेरियो आइसोमर्स? 2 to the power 2, ये इसका फॉर्मूला है 2 to the power n। तो 2 to the power 2 इज द 4 स्टेरियो आइसोमर प्रेजेंट इन आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। और इसे छोड़ के बाकी जो अमाइनो एसिड्स है उनके पास एक ही रहता है कायरल सेंटर और कायरल कार्बन, जिसके वजह से उनके पास 2 फॉर्म रहेगा स्टेरियो आइसोमर, मतलब 2 सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज उनके पास रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनांटियोमर्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है, प्रोटीन में कौन सा फॉर्म का अमाइनो एसिड आपको मिलेगा? प्रोटीन में ओनली एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है, एल फॉर्म की जो अमाइनो एसिड वो प्रोटीन में प्रेजेंट रहेगा। बाकी जो डी फॉर्म कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डी फॉर्म अमाइनो एसिड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ना, वो रेयरली मिलता है हमको सम पेप्टाइड इन बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन लेयर या बैक्टीरियल पेप्टाइड में कहीं पे हम लोग को मिलता है, बहुत रेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है डी फॉर्म अमाइनो एसिड।
तो गाइस स्टेरियो आइसोमर्स आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया। मतलब स्टेरियो आइसोमर्स उसे बोलते हैं जिसके पास एटलीस्ट वन कायरल सेंटर रहता है। तो अगर हम लोग अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लाइसिन को छोड़ के जितना सारे अमाइनो एसिड्स जो है उनके पास एक प्रॉपर स्टेरियो एक कायरल सेंटर रहता है। लेकिन आइसोल्यूसिन एंड थ्यूरिन के पास 2 कायरल सेंटर है, इसलिए उनका जो स्टेरियो आइसोमर और एनांटियोमर फॉर्म होता है वो 4 होता है, राइट। और अदर अमाइनो एसिड में ओनली 1 कायरल सेंटर रहता है, इसलिए उनका जो स्टेरियो आइसोमर रहता है वो 2 स्टेरियो आइसोमर्स या 2 एनांटियोमर्स फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आईपी। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है ना, हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, जो एक अमाइनो एसिड का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। फ्री अमाइनो एसिड का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है जिसके ऊपर एक नेगेटिव एसिडिक ग्रुप और एक पॉजिटिव अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से उसका चार्ज जो है वो जीरो होता है। ये कौन से पीएच में, न्यूट्रल पीएच और फिजियोलॉजिकल पीएच, जो कि पीएच 7 में। पीएच 7 और न्यूट्रल पीएच में क्या होता है, अमाइनो एसिड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रहता है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पीएच इंक्रीज करेंगे या पीएच डिक्रीज करेंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी मैं बता चुकी हूँ। अगर हम लोग पीएच डिक्रीज कर रहे हैं, राइट, अभी हम लोग क्या करेंगे, पीएच को कम कर देंगे। पीएच कम मतलब मान लो कि पीएच 1 कर दिए, तो पीएच 1 की वजह से क्या हुआ, मतलब पीएच डिक्रीज हो रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। H+ के कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे हम लोग H+ का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करवा देंगे बाय डिक्रीजिंग द पीएच। तो H+ के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयंस की तरफ और एसिडिक ग्रुप के तरफ। तो एसिडिक ग्रुप का यही है प्रॉपर्टीज, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये H+ रिसीव करके किसमें कन्वर्ट होता है, जब पीएच डिक्रीज करते हैं तो ये वाला फॉर्म में, राइट। तो इसका ओवरऑल चार्ज अभी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। वैसे ही क्या होगा ना, जब हम लोग पीएच डिक्रीज करेंगे, ये हो गया पीएच डिक्रीज करने से। अगर हम लोग पीएच इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है ना, H+ का कंसेंट्रेशन कम हो जाता है, राइट। H+ का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। सोल्यूशन में H+ का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के पास H+ है, तो वो क्या करेगा कि भाई मेरे पास H+ है, आप ले लो करके बोल के सोल्यूशन पे H+ डोनेट कर देगा, राइट। तो H+ डोनेट करता है यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, तो H+ डोनेट करेगा कौन, अमाइनो ग्रुप जो है वो अपना H+ डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद एक पर्टिकुलर पीएच में वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल उसका पॉजिटिव चार्ज जो 0 हो जाएगा, और उस अमाइनो एसिड का ओवरऑल चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एक नेगेटिव ग्रुप बचा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या, ये आपका समझ में आ गया होगा पीएच इंक्रीज एंड डिक्रीज करने से क्या होता है, पीएच अमाइनो एसिड का चार्ज। लेकिन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, नेट व्हिच पर्टिकुलर पीएच, एक पर्टिकुलर पीएच जिसमें कि ओवरऑल अमाइनो एसिड का जो चार्ज है वो अगर 0 हो जाता है, ओवरऑल चार्ज जो है वो अगर 0 हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए पीएच में नेट चार्ज जो 0 है ये हम लोग बताया, क्योंकि ये आपका जो नॉर्मल अमाइनो एसिड होता है जिसके पास कोई चार्ज आयन नहीं रहता, ये उसका जनरल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। लेकिन अगर आप लोग जनरली डिस्कस करोगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीएच एट विच द ओवरऑल चार्ज ऑन अमाइनो एसिड इज 0, इट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब पीएच ही पीआई होता है, पीएच ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। एक पर्टिकुलर पीएच में अगर अमाइनो एसिड का ओवरऑल चार्ज 0 हो रहा है तो उसे हम लोग उस पीएच को बोलेंगे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके,
तो गाइस ये है आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, राइट। अमाइनो एसिड में तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है 20 अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो ये आपका अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड का वेरी करता है ये आर ग्रुप के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स आर 20 टाइप्स, ठीक है। तो आर ग्रुप वेरी करेगा, यहाँ पे आर ग्रुप वेरी की वजह से अमाइनो एसिड्स आर 20 टाइप्स। तो आर ग्रुप वेरिएबल रहता है, तो 20 अमाइनो एसिड्स को डिवाइड किया गया है टू फॉर्म में, वन इज पोलर एंड नॉन पोलर। तो आर का कंपोजिशन क्या है? आर ग्रुप अगर पोलर है तो उसे हम लोग बोलेंगे पोलर अमाइनो एसिड, अगर उसमें कोई चार्ज नहीं है या इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, राइट। तो अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड to polar and non-polar according to their R group. Then polar amino acid is classified to charged and uncharged अमाइनो एसिड्स। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो उसे बोलेंगे चार्ज अमाइनो एसिड, और चार्ज नहीं है तो उसे बोलेंगे अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, अनचार्ज्ड बट पोलर अमाइनो एसिड। देन चार्ज अमाइनो एसिड इज डिवाइडेड इनटू एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड, राइट। तो गाइस यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड के बारे में दिया है, 20 अमाइनो एसिड के बारे में, जिसमें से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। जो जनरली नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं रहता, वो है आपका ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलिन, एलानिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और एक रहता है आपका प्रोलिन। तो ये हो गया आपका नॉन पोलर अमाइनो एसिड। पोलर अमाइनो एसिड देखेंगे, पोलर बट अनचार्ज्ड, वो हो जाएगा आपका एस्परेसिन, एस्परेसिन, ग्लूटामिन and serine, threonine, tyrosine, cysteine. These are the non-polar, uncharged but polar amino acid, uncharged but polar amino acid, और उसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। और एसिडिक अमाइनो एसिड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है वो है आपका एस्परेटेड एंड ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। और बेसिक अमाइनो एसिड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो है आपका आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। So these are the polar and non-polar amino acid. तो एक एक करके हम लोग अब सारे अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। और गाइस अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पार्ट बी में आता है और पार्ट सी में भी आता है, तो ये आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और अमाइनो एसिड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, क्लास से या 10th या 9th से पढ़ते आ रहे हो अमाइनो एसिड्स। तो ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और रिलेट करना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कनेक्शन। आप अगर सारे चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो तो आपको ये याद रहता है। तो फर्स्ट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन प्रोटीन। ग्लाइसिन इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड जिसका बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है, ये है ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। उसका आर ग्रुप रहता है हाइड्रोजन, और सबसे छोटा मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ही कम है। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 74, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 74। एक एक मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करोगे तो 74 होता है, और यहाँ पे +1 ऐड कर देंगे थ्रू हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा आपका 75। तो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 75। ये क्यों कैलकुलेट करना है ना, कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन भी पूछ लेता है गेट में, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव, किसे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं? जिसके पास कायरल सेंटर होता है, जो एनेंटियोमर्स होते हैं और जो स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। लेकिन ग्लाइसिन के पास कोई कायरल कार्बन नहीं रहता है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन आटम अटैच्ड है। इसकी वजह से ग्लाइसिन्स आर नॉट कायरल अमाइनो एसिड्स, ओके। तो अबेंडेंस इन जिलेटिन, तो इसका कंपोजिशन कहाँ पे रहता है? जनरली जिलेटिन में प्रेजेंट रहता है 25%, कोलाजन में 33%। कोलाजन का जो कंपोजिशन होता है वो आपका मैक्सिमम उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोलिन, ग्लाइसिन, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। लाइसिन सिल्क में प्रेजेंट रहता है, सिल्क फाइबर में 40% प्रेजेंट रहता है। देन प्रिकर्सर ऑफ डेल्टा अमाइनो लेवोलिनिक एसिड, ये एक एसिड है जो कि किसका प्रिकर्सर है? पहले देखेंगे अल्फा अमाइनो लेवोलिनिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है? सक्सिनिल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन होता है।
तो ग्लाइसिन इज द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एंजाइम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हम लोग प्रिकर्सर पढ़ रहे हैं डेल्टा अमाइनो लेवोलिनिक एसिड, ये आपका प्रिकर्सर फॉर पॉर्फिरिन रिंग। पॉर्फिरिन रिंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जिसका ये पॉर्फिरिन रिंग कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एक तो प्रेजेंट रहता है हीम ग्रुप में, हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है हीम ग्रुप वहां पे प्रेजेंट रहता है, तो आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पॉर्फिरिन रिंग। तो पॉर्फिरिन रिंग कहां से डिराइव होता है, उसका प्रिकर्सर क्या है, डेल्टा अमाइनो लेवोलिनिक एसिड, और डेल्टा अमाइनो लेवोलिनिक एसिड का जो प्रिकर्सर है वो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इतना छोटा सा है लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यही है आपका ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। Then glycine is the inhibitory neurotransmitter. Inhibitory neurotransmitter means it cause hyperpolarization, not polymerization. Hyperpolarization means negative कर देता है by opening the chloride channel in neurons. Then less steric hindrance, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और जो फ्लेक्सिबिलिटी हाई होता है तो ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है। एंड मैक्सिमम एरिया इन रामचंद्रन प्लॉट, ये हाईली फ्लेक्सिबल रहता है ग्लाइसिन ड्यू टू इट्स स्मॉल स्ट्रक्चर। तो रामचंद्रन प्लॉट में भी कहीं पे भी वो इनकॉर्पोरेट उसका शो करेगा, अल्फा बॉन्ड मतलब जो भी फाई एंड साई बॉन्ड का रोटेशन शो करता है रामचंद्रन प्लॉट में, दैट्स व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल और इट कंटेन मैक्सिमम एरिया ऑन रामचंद्रन प्लॉट, राइट। ओके, नेक्स्ट इट इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे कि कोलाजन हेलिक्स एंड बीटा टॉन में प्रेजेंट रहता है। ग्लाइसिन प्रेजेंट इन कोलाजन हेलिक्स एंड बीटा टॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो ये आप याद रख लो। नेक्स्ट एलेनिन, एलेनिन इज द सेकेंड अमाइनो एसिड जिसका कंपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, आर ग्रुप का कंपोजिशन है मिथाइल ग्रुप, राइट, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका 74 है। देन 1 कार्बन प्रेजेंट है एंड 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 1 कार्बन के लिए कितना मोलिकुलर वेट एंड 3 हाइड्रोजन के लिए कितना मोलिकुलर वेट, और ये से आप ऐड कर लो और कैसे क्या हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपके टास्क है, आपको कैलकुलेट करके याद रखना पड़ेगा। तो एलानिन जो है, एलानिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इसके पास एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट रहता है और इस कायरल सेंटर है। इट प्रोवाइड 2 स्टेरियो आइसोमर, तो इस ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर है और प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, कौन, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इट हैव 2 स्टेरियो आइसोमर्स, हमने देखा है जिसके पास 1 कायरल सेंटर रहता है, N मीन्स कायरल सेंटर, जिसके पास 1 कायरल सेंटर है तो उसका स्टेरियो आइसोमर्स कितना होगा, 2। तो यहाँ पे 2 स्टेरियो आइसोमर्स रहता है एलानिन के लिए। देन ग्लूकोज एलानिन साइकिल, ग्लूकोज एलानिन साइकिल क्या है, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रोसेस, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कहाँ, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है। मॉसल में क्या होता है, ये आपका मॉसल में प्रेजेंट रहता है ये वाला साइकिल, ग्लूकोज एलानिन साइकिल। मॉसल में क्या होगा ना, विगरस जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। देन पायरुवेट डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कार्बन टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम लोग विगरसली कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो मॉसल में ऑक्सीजन का सफिशिएंट नहीं होता है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है मसल्स को, राइट। प्रॉपर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में मसल क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एलानिन में, पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एलानिन में। देन एलानिन थ्रू ब्लड मूव होके जाएगा कहाँ पे, लीवर को, और लीवर को मूव करे, लीवर को ट्रांसपोर्ट होगा और लीवर में क्या होता है, फिर एलानिन पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट लीवर में क्या होता है, फिर एलानिन जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पायरुवेट से सिंथेसिस होता है ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज एलानिन साइकिल। तो ये ग्लूकोज एलानिन साइकिल मसल्स में होता है। सो इट इज form a waste material of nitrogen transport from muscle to liver, यही है आपका फंडामेंटल। तो जो आपका ब्लड में
नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में जब नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट होगा वो टू फॉर्म में होता है, आइदर फॉर्म होगा आपका ग्लूटामिन और आपका होता है एलानिन फॉर्म में। जनरली इसे टू फॉर्म में होता है। तो जो मसल से लिवर तक ट्रांसपोर्ट होगा नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ एलानिन एंड अदर फॉर्म में होगा आपका ग्लूटामिन फॉर्म में होता है, राइट। अदर सेल से लिवर को, मतलब कोई अदर टिश्यू से लिवर को नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू ग्लूटामिन। लेकिन एलानिन कैसे होता है ना, मसल से लिवर को ट्रांसपोर्ट होगा नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एलानिन, राइट। तो ये आपके लिए और भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि मतलब अदर इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गया है, फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी मिल गया है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम मसल टू लिवर इन द फॉर्म ऑफ एलानिन एंड फ्रॉम अदर टिश्यू टू लिवर इज कॉल्ड ग्लूटामिन फॉर्म। देन ये हो गया आपका एल एलानिन के फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो डी एलानिन फॉर्म होता है, डी एलानिन फॉर्म फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। हम लोग डिस्कस किए थे ना कुछ डी अमाइनो एसिड फॉर्म जो होता है वो रेयरली प्रेजेंट रहते हैं, वैसे डी एलानिन प्रेजेंट रहता है 52 ग्लाइकल लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। So this is all about alanine. Next is valine. Valine, leucine and isoleucine. These are all non-polar amino acid। जैसे कि पता है non-polar amino acid और इसके पास chiral कार्बन है, इसके पास एक chiral कार्बन है, ल्यूसिन के पास भी एक chiral कार्बन है। लेकिन आइसोल्यूसिन के पास अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 2 chiral सेंटर है। आइसोल्यूसिन के पास 2 chiral सेंटर है। एक है आपका अल्फा कार्बन और एक है आपका बीटा कार्बन। ये दोनों टू कायरल सेंटर प्रेजेंट इन आइसोल्यूशन। तो एक तो हो गया, हम लोग को पता था आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोरिन का 4 स्टेरियो आइसोमर्स रहता है एंड 2 कायरल सेंटर्स रहता है, राइट। तो ये तीनों जो है ये लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अमाइनो एसिड से जो कि नॉन पोलर्स होते हैं, और ये तीनों ही एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि सेल्स में और हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता, उससे हम लोग बाहर से अपटेक करना पड़ता है। एंड नो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, इन तीनों अमाइनो एसिड के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है वालिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन में। जनरली प्रेजेंट इन कोर एंड इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन। जनरली कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन का कोर में या इंटीरियर रीजन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेवी हाइड्रोफोबिक चेन की वजह से, कार्बोहाइड्रेट चेन की वजह से वो प्रोटीन के इंटीरियर में पाए जाते हैं। देन वैलिन एंड ल्यूसिन हैव 1 कायरल सेंटर, राइट। वैलिन एंड ल्यूसिन के पास ओनली 1 कायरल सेंटर रहता है जो कि अल्फा कार्बन, लेकिन आइसोल्यूसिन के पास 2 कायरल सेंटर है, इसलिए उसका 4 स्टेरियो आइसोमर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, मोलिकुलर वेट एंड पीआई आर द सेम फॉर ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। अगर आप ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन को देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल सेम रहता है, सिर्फ इसका जो सेकंड कार्बन है वो कायरल कार्बन रहता है। और डिफरेंस क्या है ना, अगर आपको ये दोनों का आप कंपेयर करोगे, मोलिकुलर वेट सेम रहेगा, कंपोजिशन भी सेम रहता है, ठीक है, बट इन दोनों का जो हाइड्रोफोबिसिटी नेचर वैरी करता है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक सॉल्यूशन में ल्यूसिन एंड आइसोलेशन है तो आप दोनों को कैसे सेपरेट करोगे, कौन सी मेथड के थ्रू, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोफोबिसिटी मेथड, राइट। तो ये जो ल्यूसिन एंड आइसोलेशन दोनों का मोलिकुलर वेट एंड पीआई सेम होता है, लेकिन हाइड्रोफोबिसिटी अलग होता है, जिसकी वजह से आप उसे सेपरेट कर सकते हो। एक डिजीज है जिसे बोलते हैं हम लोग, डिजीज है जिसका नाम है maple syrup urine disease, which is caused by deficiency of alpha keto acid dehydrogenase। ये एक एंजाइम है जिसका काम क्या है ना, जो आपका वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन इन तीनों का ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन होता है अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड का फॉर्म क्या है ना, ये अल्फा कीटो एसिड को ऑक्सीडेशन, अल्फा कीटो एसिड हार्मफुल रहता है बॉडी के लिए, तो इसका
फाइनल ऑक्सीडेशन होता है। और इसी ऑक्सीडेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो है आपका अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, राइट। तो अगर ये इस एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है तो बॉडी में अल्फा कीटो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, राइट। वालिन ल्यूसिन आइसोलेशन का ट्रांसअमीन के वजह से, ट्रांसअमीनेशन के वजह से जो अल्फा कीटो एसिड्स फॉर्मेशन हुआ था उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। तो इसलिए अगर कोई भी डेफिशिएंसी होता है इस एंजाइम से रिलेटेड तो एक डिजीज कंडीशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज, राइट। आई थिंक आप लोग का वैलिन ल्यूसिन एंड आइसोलेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज मिथ्योनिन। मिथ्योनिन is also an essential sulfur containing amino acid। ये एक अमाइनो एसिड है जिसमें क्या रहता है, सल्फर प्रेजेंट रहता है, सल्फर प्रेजेंट रहता है। और मिथ्योनिन अगर आप लोग ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो मिथ्योनिन फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है जो कि नासेंट प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है। तो प्रोटीन का जो राइबोसोम के ऊपर एमआरएनए रहता है, उस एमआरएनए का फर्स्ट कोडन कौन होता है, क्या होता है, इनिशिएशन कोडन ना, एयूजी। और ये यूकारियोट की केस में, और प्रोकारियोटिक केस में क्या होता है, एयूजी भी रहता है, लेकिन यूकारियोट का जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो आपका मिथ्योनिन होता है, और आपका प्रोकारियोट में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होता है, राइट। तो मिथ्योनिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन नासेंट प्रोटीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिथ्योनिन, जिसमें सल्फर प्रेजेंट रहता है। इन और एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है सैम। सैम अंकल बोल सकते हैं, सैम चाचा बोल सकते हो, या सैम मामा बोल सकते हो, अगर आप याद रखने के लिए, आप या किसी और सेलिब्रिटी को आप मतलब याद करने के लिए, मतलब इस नाम को याद रखने के लिए आप रिमाइंड कर सकते हो। सैम का फुल फॉर्म क्या है, एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन। एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन कैसे प्रोड्यूस होता है और इसका फंक्शन क्या है। आप लोग डीएनए के बारे में पढ़े होंगे, डीएनए में जो मिथाइलेशन होता है, डीएनए मिथाइलेशन के बारे में पढ़े होंगे आई थिंक। डीएनए मिथाइलेशन में जो मिथाइल ग्रुप ऐड होगा डीएनए के ऊपर, उसके लिए उसका जो प्रिकर्सर रहता है वो रहता है आपका सैम। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सैम एक्चुअली क्या है ना, जो मिथ्योनिन में यहाँ पे ऐड हो जाता है, मिथ्योनिन के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा आर्डेनोसाइन। ये रहता है आपका आर्डेनोसाइन रहता है। अगर मिथ्योनिन में सल्फर के ऊपर अगर एडेनोसाइन ऐड हो गया तो इसे इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सैम, एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन। मतलब एस के ऊपर अगर एडेनोसाइन ऐड है तो उसे हम लोग बोलेंगे सैम। एंड दिस इज द प्रिकर्सर फॉर डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए के ऊपर ये है आपका डीएनए, सॉरी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। डीएनए के ऊपर मिथाइल ऐड करने के लिए, CH3 ऐड करने के लिए जो प्रिकर्सर रहता है वो है आपका सैम। और सैम डायरेक्टली डीएनए के ऊपर मिथाइल ऐड नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम रहता है जिसका नाम है मिथाइल ट्रांसफेरेज। मिथाइल ट्रांसफेरेज रिक्वायर्ड सैम फॉर ट्रांसफर मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका आईसीएमआर में भी आता है, डीबीटी जेआरएफ में भी आता है, और आपका गैट में भी आता है, गेट में भी आता है, गैट बी में भी आता है, सीएसआर नेट में भी आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मिथ्योनिन का जो स्ट्रक्चर है सल्फर, ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है, कांट रिड्यूस। एंड प्रिकर्सर फॉर इथिलीन, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड प्रिकर्सर फॉर इथिलीन। इथिलीन के लिए प्रिकर्सर कौन प्रोवाइड करेगा, उसका बीटा एंड गामा कार्बन। बीटा एंड गामा कार्बन प्रोवाइड a precursor for formation of ethylene. Then lack in legumes. Legumes means आप दाल खा रहे होंगे, राइट। दाल में एब्सेंट रहता है मिथ्योनिन। दाल में प्रोटीन जो मॉलिक्यूल अमीनो एसिड भर भर के रहता है, लेकिन उसमें मिथ्योनिन एब्सेंट रहता है। अगर आप कंटिन्यूअसली दाल खा रहे हो, आपका बॉडी में प्रोटीन लैक और प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो फर्स्ट अमाइनो एसिड्स चाहिए वो आपका दाल में जो है वो वहां पे एब्सेंट रहता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली दाल खाओगे और चावल नहीं खाओगे, इसलिए तो कॉम्बिनेशन होता है दाल एंड चावल। दाल चावल खाओगे तो आप हेल्दी रहते हो। चावल में प्रेजेंट रहता है अमाइनो एसिड और दाल में वो एब्सेंट रहता है। मतलब लिग्यूम प्लांट में अमाइनो एसिड मिथ्योनिन एब्सेंट रहता है, जो कि आपका चावल में, राइस में प्रेजेंट रहता है। तो इट लैक्स इन
legumes. So this is all about methionine, all some amino acids. तो गाइस आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो अमाइनो एसिड्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. और इसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल बायोलॉग्स फ्रेंड्स, और इससे आपका फ्रेंड्स, जूनियर्स, सीनियर्स, कॉलीग्स जो भी है उनके साथ शेयर करो ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके. अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन करो और उसमें मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे भी यूट्यूब में भी मुझे कमेंट कर सकते हो बायोलॉग्स फ्रेंड्स में. तो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.